काफी देर से आप सब लोग बैठे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि ऊपर से थोड़ा छाया का इंतजाम किया है, नहीं तो बैठने में बहुत बड़ी कठिनाई होती है। पिछले कल रात को डॉक्टर राजीव बिंदल जी का फोन आया। हम जा तो रहे हैं देहा, लेकिन रास्ते सारे बंद हैं। रास्ता बंद हो गया। मैंने सोचा कि बंद किसी ने किया होगा, क्योंकि आजकल हम जहां जा रहे हैं रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। इन्होंने कहा पहाड़ गिर गया है, राघो ठेव के पास, जहां हमारी सरकार ने काम शुरू किया था डंगा लगाने का जल्दी, और वर्तमान सरकार से 6 महीने में से उसको ठंडे बस्ते में रखा है, आज बिल्कुल ही बंद हो गया। हमने कहा अभी सो जाओ, सुबह चलेंगे, जैसे भी चलेंगे, लेकिन चलना तो है ही है। और जब सुबह चलने लगे तो मालूम पड़ा कि दूसरा रास्ता भी बंद हो गया, और स्वाभाविक रूप से मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोगों ने आना था वो रास्ते में रुक गए, और हम भी यहां पर पहुंच तो गए, लेकिन रास्ता एक बार नहीं अनेक बार बंद हुआ। जाम लग गया। यहां जिक्र जाम का हो रहा था, जाम वो वाला नहीं जिसका होगा, गलत मत सोचे। हम लोग बोल रहे थे कि जाम में है, मंच संचालक जी बोल रहे थे कि हमारे नेता जाम में है। जाम में नहीं है, लेकिन जाम में फंसे थे। और जब हम यहां आ रहे थे तो डॉक्टर नील जैन से हमने संपर्क किया। हमने कहा आप आ रहे हैं? बोलते मैं जहाज में बैठ गया हूं, जहाज स्टार्ट हो गया है। हमने कहा अब तो आना ही पड़ेगा, बॉडी जब हो गई। लेकिन सोचने लगे कि यहां पहुंचेंगे कैसे, लेकिन आपने हिम्मत की और पहाड़ का रास्ता, कठिन रास्ता, रास्ते अवरुद्ध, बंद, और कई जगह आपको कठिन परिस्थिति का सामना, बहुत सारी बातों का जिक्र हो गया है। थोड़ा कर लेते हैं। 2014 के बाद का दौर आप देखिए, जहां विकास की बात है देश में, वहां विकास हुआ, देश आगे बढ़ा। पहचान की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से आज दुनिया के बल पाने के लिए बार बार आग्रह कर रही है कि हमें भी निमंत्रण दिया जाए, हमें भी आने का मौका दिया जाए। हम भी आना चाहते हैं, लेकिन जितनी गुंजाइश थी वो गुंजाइश पूरी होगी जितनी पूरा 10 साल तक रहा। जब देश के प्रधानमंत्री विदेश जाते थे, ना जाने का पता लगता था, ना आने का पता लगता था। किसी की दृष्टि तक भी नहीं जाती थी, नजर भी नहीं जाती थी। ये बहुत बड़ा अंतर है जिसको समझने और समझाने की आवश्यकता है। और इसीलिए तो कांग्रेस के लोग, हमारे विपक्ष के लोग सब परेशान हैं। और परेशानी की वजह यह है कि देश के अंदर तो सर्वाधिक लोकप्रिय है ही नरेंद्र मोदी जी, लेकिन अगर आज पूरे दुनिया के जितने भी सर्वेक्षण होते हैं अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से, इंटरनेशनल एजेंसीज के माध्यम से, उस सर्वेक्षण में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? नाम एक आता है, नरेंद्र भाई मोदी। सबसे मजबूत नेता कौन है? तो नाम एक आता है, नरेंद्र मोदी। ये हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी का नेतृत्व, इसलिए हमारे लिए गर्व का विषय है। यहां योजनाओं का जिक्र कार आगे बढ़ने के लिए होती है, काम करने के लिए होती है, ताला लगाने के लिए नहीं होती है। जब 2017 में मैं मुख्यमंत्री बना, 5 साल का कार्यकाल होता है, और 5 साल के कार्यकाल में से कोई कम नहीं कर सकता उस कार्यकाल को।
दूसरी सरकार बनती है, हमारे 1 साल के संस्थान हिमाचल प्रदेश में खोले हुए संस्थान, ऐसी व्यवस्था परिवर्तन है। हमको कोई सपना नहीं आया था, लोगों ने मांग की, विधायकों ने मांग की, क्षेत्र के लोग मिलकर के आए, तब जाकर ठीक खोले थे। और विचित्र बात तो यह दिया था, लेकिन किसी कारण से बंद हो गया। हमने कहा किसी कारण से नहीं, तुमने बंद किया है, वो ऐसा बोलो और उसको खोल दिया जाए। और मुख्यमंत्री खड़े होकर के कहते हैं मैं यहां पर वीडियो का दफ्तर खोलने की घोषणा करता हूं। तो बंद काय को किया भाई? ये क्या व्यवस्था परिवर्तन है? बदली नहीं गए। मैंने एसडीएम का दफ्तर दिया, वीडियो का दफ्तर दिया, हमारा पूरा हिमाचल का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, लेकिन बंद कर दिए। अभी हाल ही में गए और जाकर के वहां के विधायक ने कहा कि यहां पर एसडीएम का दफ्तर खुला था, वीडियो का दफ्तर खुला था, किसी कारण से बंद हो गया, आपसे मेरा निवेदन है कि खोल दिया जाए। तो सुक्खू भाई खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं एसडीएम का दफ्तर खोलने की घोषणा करता हूं, वीडियो का दफ्तर खोलने की घोषणा करता हूं। जो हमने दिया था वो बंद करना था। और ऐसी बदले की भावना आज से पहले हमने किसी नेता में नहीं देखी, जो वर्तमान के मुख्यमंत्री में देखा हमने कि हर काम बदले की भावना से काम कर रहे हैं। लेकिन दौर चलेगा नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, ये लंबा दौर नहीं है। और जहां तक भाई और बहनों, जहां पर केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र, मुझे कहा कि सांसद जी ने कहा कि केंद्र की जिक्र मैं करूंगा, इन्होंने सारी चीजों योजनाओं का जिक्र कर दिया और मुझे कहा कि आप प्रदेश पर प्रकाश डालिए। हमने कहा कि प्रदेश पर हम बोलते हैं थोड़ा सा। भाई और बहनों, ये 6 महीने का कार्यकाल वर्तमान सरकार का जैसे बीता है, आप सब इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। मुझे पानी पी करके कोसते हैं कि जयराम ने लोन लिया, जयराम ने लोन लिया, जयराम ने लोन लिया। मैंने कहा भाई आप मत लीजिए, बिना लोन के चलाइए। अरे जयराम ने तो 2 साल में 5,000 करोड़ लिया था ऋण, और वो भी इसलिए लेना पड़ा था कि 50,000 करोड़ रुपए आप छोड़ गए थे जब सत्ता से बाहर हुए थे। 50,000 करोड़ की किस्तों को अदा करने का जिम्मा हमारे ऊपर था, उसकी ब्याज की किस्तों को अदा करने का जिम्मा हमारे ऊपर था, इसलिए लेना पड़ा। लेकिन हमने 2 वर्षों में 5,000 करोड़ लिया और आपने तो 6 महीने में 7,000 करोड़ ले लिया। व्यवस्था परिवर्तन, यही व्यवस्था। तो 1,000 संस्थान बंद कर दिए। और गारंटियों की तो ये बात है कि भाई ये तो तमाशा बन गया है। हम कांगड़ा जाते हैं, ऊना जाते हैं, ऊना बोलते हैं, वो सुखू भाई, वो पंजाबी में थोड़ा सा बोलते हैं ज्यादा, वो बोलते हैं कि सुखू भाई 10 गारंटियां कितने पाई। तो कांगड़ा पहुंचते हैं तो थोड़ी कांगड़ा की भाषा में बोलते हैं सुखू भाई 10 गारंटियां कुत्ती पाई। और मंडी पहुंचते हैं तो बोल सुखू भाई 10 गारंटियां कैसी पाई। हमारी मंडियाली है ना। और जब कुल्लू पहुंचे तो बोला भी सुखू भाई 10 गारंटियां कौखे पाई। अलग अलग तरीके से सब लोगों ने तय कर दिया। वो आपके यहां पर मालूम है क्या बोलेंगे? भाई आपको बोलना चाहिए, अपनी भाषा में बोलना चाहिए। सुखू भाई 10 गारंटी कैसी पाई, पूछना चाहिए उनको भाई। और जहां तक महिलाओं के बारे में तो कहा था कि हम आएंगे, सत्ता में आएंगे तो 1 जनवरी के बाद 1,500 रुपए हर महिला के खाते में, हर महिला के खाते में, यही बोला था। 18 से 60 साल की आयु आए नहीं आए, और आएंगे भी नहीं पाओ। अब उस बात को लेकर के
तो अपने कुल्लू वाले भी तो अपनी भाषा में बोलते हैं वहां के कुल्लू के नेता ने बोला वहां पर इलेक्शन से पहले वोट मांगते हुए कि भी जितनी भी महिला है सबके खाते में बोलता 1500 रुपए आएंगे 1 जनवरी के बाद। और क्या बोला उसने, एक महिला हो देता 1500, 2 महिला हो देता 3000, 3 महिला हो गई तो 4500, 4 महिला हो गई तो 6000। क्या मजे देखे। अब हम थोड़ी बोल रहे हैं, ये तो वो तुमने बोल रहा है भाई। या दूध छेवड़ी तक के बात हफ्ते बात कहां पहुंची, छेवड़ी बोलते आपके। अब उनके क्या जाते हैं। अब आपको अब मैं देख रहा था उनके एडवाइजर साहब को आज एक नाची डाली हुई है, धारो माता लगे कुकड़ी मामा गिल्लू वाली चाहिए। सरकार बढ़ा दी झूठ झाट बोल करके अब तो कुकुर खेला करेंगे। आपके भी तो गीत नहीं का है, शिमला का ही है। हाँ जी, आने भांजा क्या बोलते हो, लोग नंदा इंगला रचेला। हाँ तो अंदाजा लगाइए। अब इनके क्या जाता है, इन्हें तो नाटी डाली है सरकार बढ़ा दी। और भाई शिमला बाबू ने एक सीट दी, मस्त भाई इनके लिए तो ताली बजाओ। खबर क्यों ठगे जाते हैं आप लोग भाई शिमला वाले। मैं शिमला मतलब पूरे जिले की बात कर रहा हूं। लेकिन चलो खैर ये दौर हो गया सो हो गया, लेकिन अगला दौर जो है आएगा तो निश्चित रूप से हमको सारी चीजों पर सोचना होगा। गारंटियां दे रखी, कहा कि हमने गोबर भी 2 रुपए के हिसाब से खरीदना होता है, 2 रुपए किलो के हिसाब से। और आपके भी यहां पर इस बार खेत में मत डालना भाई, रख लेना, सुखू भाई आने वाले 2 रुपए किलो के हिसाब से। और उसके बाद कहा कि भाई गाय का दूध 80 रुपए, भैंस का दूध 100 रुपए। उसके लिए आ रहे हैं वो लेने के लिए। 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही, 5 लाख बेरोजगारों को कहा कि सरकारी नौकरी देंगे 6 महीने में। 6000 हमारे आउटसोर्स में लगे हुए नौजवान बच्चे, उनको घर भेज दिया छुट्टी करा के। 6 महीने से हमारे आउटसोर्स में लगे हुए हमारे कोविड के जो जितने भी हमारे जिनने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके हमारी जिंदगी बचाई, चाहे वो नर्सें हैं, फार्मासिस्ट हैं, वार्ड बॉयज हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल पाई। 15,000 कर्मचारी हमारे हिमाचल प्रदेश में, जिनको आज कितनी तारीख हो गई, 19 तारीख होगी, तनख्वाह नहीं मिली। अब कर्मचारी को महसूस भी हो रहा है कि नाती तो डाल दी, अब करें क्या। और फिर लोग बोल रहे हैं कि भाई सुखू भाई ने तो वादा किया है पेंशन का, तनख्वाह का नहीं किया बोलते हैं। अरे आने वाले समय में हिमाचल में यह परिस्थिति बनने वाली है कि तनख्वाह देना भी मुश्किल हो जाएगा, पेंशन देना भी मुश्किल हो जाएगा। और जो काम जहां हम 6 महीने पहले छोड़ गए थे, आज वहीं से आवाज लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि तुम कहां हो, हम वहीं रुके हैं, 6 महीने बीत गए। सड़कों का काम बंद, पुल का काम बंद, कॉलेज का काम बंद, हॉस्पिटल का काम बंद, व्यवस्था परिवर्तन, पैसे नहीं है बोलते हमारे पास। अगर पैसे नहीं है तो 6 सीपीएस काहे को बनाए भाई। हेलीकॉप्टर भी लेने दो। अभी हेलीकॉप्टर मेरे को बोलते थे हेलीकॉप्टर में जाता हूं, अब अपने आप किसमें जा रहे हैं क्या। अपने आप ही जाते हैं, हेलीकॉप्टर में जाते हैं, जिसमें मैं जाता तो उसी में जाते हैं। अब टेंडर किया कि एक हेलीकॉप्टर हमको बड़ा चाहिए,
एक छोटा चाहिए और एक फिक्स विंग बड़ा चाहिए, जहाज चाहिए। अभी टेंडर की प्रक्रिया उसमें चल रही है, सोच चल रही है, विचार चल रहा है। जब शोर पड़ गया तो सुक्कू भाई कहने लगे हम सोच रहे हैं कि अब लेंगे ही नहीं बोलते। हमने कहा कि भाई आप लो चाहे ना लो, लेकिन आप लोगों ने हमारी तो ऐसी तैसी करते रहे। आप बोल बोल के जयराम हेलीकॉप्टर में जाता था, सड़क से भी जाता था, पैदल भी जाता था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज कांग्रेस के जितने भी नेता हैं सबसे ज्यादा अगर पहाड़ों पर चल करके किसी ने काम किया तो मैं यहां खड़ा हूं। हजारों किलोमीटर चला हूं पैदल, 12,000 की हाइट पर, 13,000 की हाइट पर हम चले। हमने ये पहाड़ सिर्फ देखे नहीं है, चढ़ाई भी चढ़ी है, उसकी उतराई भी उतरी है। इसलिए मत समझाइए हमको इस बात को। लेकिन फिर भी उसके बावजूद चलो राजनीति थी, न कहना था, कुछ कहना था तो कहते रहे, हम सुनते रहे। लेकिन आज मैं उन्हीं मित्रों को कहना चाहता हूं, कई लोग इस बात को लेकर के बहुत सारी चीजें कहते थे, आज मेहरबानी करके उनके बारे में भी थोड़ी टिप्पणी किया करो, जो हेलीकॉप्टर होने के बावजूद भी चार्टर्ड प्लेन ले रहे हैं। मैं 5 साल मुख्यमंत्री रहा, लेकिन एक बार भी चार्टर्ड प्लेन नहीं किया मैंने दूसरी जगह जाने के लिए। मैं मानता था, हरियाणा के मुख्यमंत्री को फोन करता था कि हमारा हेलीकॉप्टर ठीक नहीं है तो आप हमें दे दीजिए, वो दे देते थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को हमने कहा कि आप हमारा चॉपर इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कहीं अगर जरूरी काम से जाना है तो वो हमारी मदद करते। लेकिन हमने किराए पर कभी भी जहाज नहीं लिया। किराए पर लेने का मतलब यह होता है कि वो बहुत महंगा होता है। चार्टर प्लेन जिसको बोलते हैं वो बहुत महंगा होता है। इसे कहने के लिए बहुत सारी चीजें वो कह सकते हो। आज हालात देखिए क्या किस प्रकार के हालात बन गए। आज हम सेब के इलाके में आप सबके बीच में यहां पर हैं, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, शोर डालते थे ये भाजपा सेब के विरोध में। अरे हम अपने गांव में अपने हाथों से सेब तोड़ने वाले लोगों में से हैं, सेब की कटिंग करने वाले लोगों में से हैं, खाद डालने वाले, तौलिया करने वाले और पेटी पीठ में डाल करके गाड़ी में डालने वाले लोगों में से हैं। लेकिन आज भूलिए मुझे, यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है कि 2017 के बाद जो चीन का सेब भारत में आता था और हमको सेब का बहुत बड़ा कीमत का नुकसान होता था, उन्होंने कहा कि नहीं, चीन का सेब नहीं चाहिए, मेरे देश के अंदर सेब बहुत पैदा होता है, हम उससे ही गुजारा करेंगे और उसी को ही हम लोगों के बीच में जो है वो पहुंचाएंगे। और 2019 के बाद यही नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जिनने सेब के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा करके 75% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई, नहीं तो वो भी हमारी मार्केट को तबाह करता था, सस्ता हो जाता था, हमको सस्ते भाव पर सेब बेचना पड़ता था। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने एक एक चीज को लेकर के सोचा। ये हिमाचल छोटा सा प्रदेश, 5,000 करोड़ रुपए की हमारी एप्पल की इकोनॉमी है। और आज मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि अभी हाल ही में हमारी केंद्र सरकार ने यह भी निर्णय किया है, 50 रुपए किलो के हिसाब से नीचे जो सेब होगा उसको भारत में आयात नहीं किया जाएगा, उसको जो है भारत में नहीं खरीदेंगे। और इसका मतलब सीधा है कि हम सबका सेब ठीक तरह से बिकेगा। और एक बात मैं ये भी जरूर कहना चाहता हूं, आपके यहां पर सीए स्टोर पराला में, खड़ा पत्थर में, और प्रोसेसिंग यूनिट 100 करोड़ की लागत से किसने शुरू किया और वो बन करके तैयार हुआ पड़ा है, लेकिन अभी तक उसको फंक्शनल ऑपरेशनल करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे, 6 महीने हो गए। और एमआईएस की बात अगर कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान 3.5 रुपए 1 किलो पर जो इंक्रीज हुई, जो आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी इंक्रीज है, वो भी मैं जरूर कहना चाहता हूं। और अभी कहा गया है कि 24 किलो के हिसाब से सारी जो पेटी का जिक्र किया जा रहा है, जो बॉक्स का जिक्र किया जा रहा है, जो उसको लेकर के इतना बड़ा कंफ्यूजन है बागवानों के बीच में, अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में स्पष्ट करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजों को लेकर के
हम बात कह सकते हैं आज आरती छोड़ करके चले जा रहे हैं, नहीं तो आरती आजकल अपने आप बगीचों में घूमना शुरू कर देते थे और हमें कहते थे कि भाई आप सेब का अच्छा नहीं कर रहे हैं। आपने कौन सा अच्छा किया, इस बात को लेकर के आप बताएं हमें। इसलिए भाई और बहनों, सारी चीजों को लेकर के बहुत लंबी बातें कर जाती है। कानून व्यवस्था की परिस्थिति आप देख रहे हैं, घटना घटित होती है चंबा में और हम आवाज उठाते हैं कि किसी जांच होनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शोर किस बात का डाला गया है। शोर नहीं डालेंगे तो क्या करेंगे। एक नौजवान 25 साल का मनोहर अनुसूचित जाति के गरीब परिवार से सुबह निकलता है, शाम को घर नहीं पहुंच पाता है, एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं और उसके बाद उसकी तलाश शुरू होती है और तलाश शुरू होने के बाद तीसरे दिन उसकी लाश जाकर के एक बोरी में बंद 8 टुकड़ों में मिलती है। आप कल्पना करिए क्या परिस्थिति हमारे इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बन गई। कत्ल करने तक हम मानते हैं कि भी कत्ल जो है वो इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रही है, लेकिन जिस आदमी का दिल तब भी नहीं भरा, उसकी कत्ल के बाद भी आरी से जो मशीन होती, क्या बोलते हैं उसको, कटर बोलते हैं, कटर से उसके शरीर के 8 टुकड़े कर दिए। यह सामान्य घटना नहीं है। मेरे अध्यक्ष जी ने तय किया कि हम जाकर के परिवार के सदस्यों को मिलेंगे। मां बाप का एक ही बेटा था, बहनों की शादी हो गई है, परिवार में कमाने वाला एक ही लड़का था। हम मिलने के लिए निकले, लेकिन 60 किलोमीटर दूर, गांव से 60 किलोमीटर दूर हमारा रास्ता बंद कर दिया गया कि आप नहीं जा सकते। हमने कहा क्या गुनाह किया है, क्या आगे धारा 144 लगा दी गई है। हमने कहा धारा 144 लोगों के लिए लगाई है, लोगों की भीड़ नहीं लेके जा रहे हैं, हम गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं, हमें जाने दिया जाए। कहा कि नहीं जाएंगे। हम धरने पर बैठते, हमने वही कहा कि आप अपनी सरकार में ऊपर दोबारा बात करके देख लीजिए एक बार। ऊपर बात हुई, फिर यही आया कि नहीं जाने देना है। और ये हिमाचल के इतिहास में यह पहली घटना है जब विपक्ष के नेता को, पूर्व मुख्यमंत्री को, पार्टी के अध्यक्ष को किसी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जो जा रहे हैं उनको भी रोकने, उनको जाने से रोक दिया गया। हमने कहा इसकी जांच एनआईए के माध्यम से होनी चाहिए। और कितना गैर जिम्मेदाराना जवाब सरकार की ओर से आता है कि जयराम ठाकुर जो है उनकी सरकार दिल्ली में है, वो उनसे बात करे। भैया आप किस बात के लिए, प्रदेश में हत्या हुई है, जघन्य हत्या हुई है, और उसके बावजूद हमको जो कहना होगा हम तो कहेंगे, लेकिन दायित्व तो किसका बनता है, जो वर्तमान सरकार है, सरकार के मुखिया, उनका जिम्मा बनता है कि सारे विषय की जांच जो किस एजेंसी के माध्यम से करनी चाहिए। लेकिन विचित्र तो तब लगा जब मुख्यमंत्री ने सरकार बनने के बाद घोषणा कर दी। पहले कहा कि कितना बोला, 97%, 97% हिंदुओं के प्रदेश में कांग्रेस जीती है। क्या कहना चाह रहे थे, हिंदूवादी पार्टी को हराया है। आखिर क्या संदेश, ऐसी बातों से हिम्मत हौसला बढ़ रहा है। हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्वयं अपने आप क्या बोला है इस बात को उनको समझना चाहिए, और उसका अर्थ क्या निकल रहा है इस बात को भी लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। हमने कहा एनआईए के माध्यम से जांच होनी चाहिए, इसलिए जांच होनी चाहिए क्योंकि उसकी गतिविधियां संदिग्ध है। और पिछले कल हमने इस बात को भी देखा कि उसी की कम्युनिटी के लोगों ने निर्णय किया कि हम बाइकआउट करेंगे, सोशल बाइकआउट करेंगे उस परिवार का, उनके रिश्तेदारों का, उनके लोगों का। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति ठीक नहीं था। अब वही लोग बोल रहे हैं अगर इसमें हमने बोला तो क्या गुनाह किया। ये लोकतंत्र है, जो हमने बोलना है हम अपने हिसाब से बोलेंगे। जो लोगों की आवाज है उसको उस आवाज को हम दफा नहीं कर सकते, उस आवाज को हम उठाएंगे, निश्चित रूप से उठाएंगे।
लेकिन घटना एक नहीं, अभी शिमला की एक लाश और मिली कुछ दिन पहले, इससे पहले सिरमौर की शिलाई की एक लाश और मिल गई। हर रोज घटना हमें समझाया जाता था कानून व्यवस्था, लेकिन आज की तारीख में क्या है? डायरेक्टर जनरल पुलिस छुट्टी पर गए हैं, वो तो निजी कारण से गए होंगे, लेकिन अभी तक 10 दिन होने को है, अभी तक जो है डीजीपी का चार्ज किस अधिकारी को है ये अभी तक दिया नहीं गया। ये है व्यवस्था परिवर्तन, ये है सुखों की सरकार। और जहां सरकार की उनकी बातें हैं, उन बातों को लेकर के हम बहुत ज्यादा बोलेंगे तो बहुत वक्त लगेगा। आप बहुत लंबे समय से बैठे हैं, इसलिए मैं ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए मैं आप सबको आज के इस कार्यक्रम के लिए, विशेष तौर से इस आयोजन के लिए दूर दराज के इलाके में यहां पर भाई बिट्टू भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने परिश्रम करके इस कार्यक्रम का सफल आयोजन किया और बहुत सारे साथी हमारे जो दूसरी विधानसभा क्षेत्र से जो पहुंचे कुछ पहुंचे, जूपुर कोटखाई वाले तो पहुंच गए, लेकिन कुछ रास्ते में जब रास्ता ही बंद हो गया तो जाने आने में कठिनाई हुई, तो उसमें कोई बात नहीं, हम आने वाले समय में अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। लेकिन मैं आप सबके बीच में इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 9 वर्ष का ये कार्यकाल, जिस कार्यकाल को हम सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के नाम से हम बोलते हैं, ये हमारा जिम्मा, हम लोगों तक उनकी योजना को पहुंचाएं और लोगों तक पहुंचाने के साथ साथ में हम इस बात को सुनिश्चित करें कि जो पिछला इतिहास जो चल रहा है, जो 10 वर्ष पहले से चल रहा है, 2014 से 2024 में भी उसी इतिहास को दोहराएंगे। 2014 में हम 4 सीटें जीते थे और 2019 में 4 तो जीते थे, लेकिन हिमाचल के इतिहास में पहली बार 88 विधानसभा क्षेत्र में हमने लोकसभा के चुनाव में जीत हासिल की थी। और भाई सुरेश जी यहां से 3,27,000 वोटों से जीत करके संसद में पहुंचे थे। और 2024 का जब दौर आएगा, आप इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद देंगे। भाई सुरेश जी आपके बीच में मेहनत कर रहे हैं, हर वक्त पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी काम करते रहे और आज भी एक सांसद के नाते आपके सारे मुद्दों को लेकर के बहुत भारी ढंग से अपनी बात को लोकसभा के अंदर, लोकसभा के बाहर हर वक्त उठाते रहे। हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे और जीत भाजपा की होगी। और यही मैं कहना चाहता हूं कि 4 चाहिए, ऑल बटा ऑल चाहिए, जिसको बोलते हैं ना ऑल बटा ऑल। हमारे कार्यकर्ता था, उसका बड़ा बुजुर्ग आदमी था, तो उसका एक आदत थी बोलने की। तो आदत क्या थी बोलने की? तो हुक्का पीते थे, हुक्का पे वो बिठाते थे लोगों को, ऐसे गांव के लोगों को बुलाओ, इधर आओ, तुम बैठो देखो, बोलता है एक चक्कर मारेंगे तो वोट पड़ेंगे ऑल बटा ऑल। अच्छे आदमी थे, अब रहे नहीं दुनिया में, लेकिन अब उन्हें मालूम था कि मैं जा नहीं पाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी भावना उनकी। और मैं यही कहना चाह रहा हूं कि 4 पहले भी जीती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछली बार 4 आपने इसलिए जीती क्योंकि सरकार आपकी थी, और हम उनको याद कराना चाहते हैं 2014 में भी हमने 4 जीती थी, तब हमारी सरकार नहीं थी, यहां पर वीरभद्र सिंह जी थे। और हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि 2014 में वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह जी चुनाव लड़ी थी मंडी लोकसभा से, वो भी चुनाव हार गई थी। तो इसलिए सरकार का मतलब ये नहीं है कि तुम ही जीतोगे, सरकार का मतलब यह है कि हम जीतेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। और आने वाले समय में देश की जरूरत नरेंद्र भाई मोदी है और मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए हम सब लोगों ने मेहनत करनी है। जो अभियान का जिक्र डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने यहां पर किया, उसको हम सब लोग पूरा करेंगे। इतनी बात कहते हुए डॉक्टर अनिल जैन का एक बार फिर से आप सबकी ओर से अभिनंदन, स्वागत। और बाकी बातों को लेकर के हम आपके बीच में आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, थोड़ा गप्पे मारते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। और साथ में जो नाटी डाल रहे हैं, मेरे को बोलते थे जहां भी जाता नाटी डालता है, तो आजकल वो भी उनने तो नाटी से पहले उनका सीख तो ले भाई, नाटी सारी नाटी भी डाल दी पूरे प्रदेश।
नाटी तो धोनी नाचनी चाहिए ना ठीक तरह से, तो कदम से तो मिलना चाहिए, वो कदम नहीं मिल रहा है। बाजा कहीं लगा हुआ है, किस तरफ जा रहा है वो नाटी का पांव किस तरफ जा रहा है तो थोड़ी चलेगा। नाटी नाचे नाचने तो धोनी नाचो, तो हमारी तरह नाचो, बिल्कुल स्टेप के साथ स्टेप नाओ, और ऐसे प्रदेश की नाटी को खराब नहीं होने देंगे, ठीक करेंगे इसको। इतनी बात कहते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।